हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर वन मैथ्स का जो भी सीरीज़ चल रही है आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। उसमें 23 जनवरी का 2023 का पेपर वन देखेंगे। उसमें टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे। 1 से लेके 15 तक सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स सब्जेक्ट के, और लास्ट 15 क्वेश्चन मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। श्रीकांत परचेज अ बंच ऑफ ट्यूलिप फ्लावर हैविंग 5 पिंक, 10 रेड, 12 येलो एंड 4 वाइट फ्लावर। तो टोटल कितने फ्लावर है उनके पास? 5 और 10 15, 15 और 12 27, और 4 31 टोटल फ्लावर है। देन आफ्टर दैट, इफ ईच ट्यूलिप फ्लावर हैज 6 पेटल्स, हर एक ट्यूलिप फ्लावर में 6 पेटल है, देन हाउ मेनी पेटल्स आर देयर इन बंच? तो इसे 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देते। 6 1 6, 6 6 18। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर्स रिटर्न इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पहला नंबर चेक करेंगे। सारे के सारे 4 डिजिट में है, तो 3 2, और फिर तो यहाँ पे 2 या 1 आना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 5 3 2 2 1। ठीक है, ये सही है। तो 5 और 3 सही है। अब उसके बाद 2, तो दूसरा नंबर देखेंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था। यहाँ पे 5 और 2 है, तो वो भी सही है। फिर यहाँ पे भी यहाँ पे तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये सही है। आई थिंक यही आंसर होगा हमारा। फिर भी देखते हैं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे 5 है, 3 है, 2 है, 2 है और 1 है, तो ये भी सही आ रहा है। फिर यहाँ पे 5 और 3 को नहीं देखना है, 2 और 2 वाले सेम देखेंगे। 2 और 5 है, तो ये गलत है। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो 5 आना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2 ओनली। Question number 3. First bunch of bananas has 1 by 4 access to as many bananas as in second bunch. If the second bunch has 3 bananas less than that of the first bunch, then number of bananas in the first bunch. अब देखो, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ठीक है, इस तरह से जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, सीटेट ने सीबीएसई ने ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल किया वो भी मैं बताऊंगा। तो देखो, जो फर्स्ट बंच ऑफ बनाना है वो किसके ऊपर डिपेंडेड है? सेकंड बंच। तो मैं सेकंड वाले को मान लेता हूँ एक्स। तो फर्स्ट बंच का क्या हो जाएगा बनाना कि एक्स प्लस 1/4 ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1/4 एक्सेस है यहाँ पे, उससे ज़्यादा है। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे कहा है सेकंड बंच हैज़ 3 बनानास लेस देन द फर्स्ट बंच। तो दोनों ही बंच का डिफरेंस जो है, यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 और प्लस 1 5, 5x/4 आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आया, ओके, वो कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, लेस देन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। देन 5 में से 4 जाएगा तो ओनली x, एंड 4 3 ज़ा 12 होगा। सेकंड बंच जो था वो 12 आया। अगर मैं यहाँ पे रखूँ 12, 5 इंटू 12 बाई 4, 4 3 ज़ा, तो फर्स्ट बंच में कितने होंगे? 15। वो हमें पूछा है, तो यहाँ पे आंसर होगा 15। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन उन्होंने कैंसिल क्यों किया? क्यों पता है? कि एक्सेस का मतलब जो वर्डिंग है वो ठीक नहीं बैठता है। यहाँ पे ये अगर ये देना था, एक्सेस का मतलब कुछ लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक है। एक्स प्लस 1/4 भी हो सकता है इसके साथ, एक्स की जगह पे वो भी ले सकते हैं, तो आंसर हमारा पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया था। मोर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज ये होगी कि मोर देन यहाँ पे दिया हुआ होता। ओके, कि 1/4 मोर देन है उससे। ठीक है, तो यहाँ वर्डिंग में प्रॉब्लम थी, इसलिए ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया। इसका आंसर की में आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन नंबर 998 फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो देखो, नंबर दिया हुआ है 998, उसका फर्स्ट और थर्ड चेंज कर लेते हैं, 8 और 9, बीच वाला वैसा ही रहेगा। देन डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड न्यू नंबर, यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं। 18 में से 9 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे अगेन 18 में से 9 जाएगा तो 9, और ये 0, तो कितना बचा यहाँ पे? 99। क्वेश्चन नंबर 5। अमंग द फ्रैक्शन, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन की लिस्ट दी हुई है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। देखो, मैंने हर एक पेपर में किस तरह से फ्रैक्शन काउंट करना सिखाया है। स्मॉलेस्ट ग्रेटर देन कैसे निकालते, तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 4 ज़ा 48, 9 11 ज़ा 99। तो यहाँ पे छोटा कौन है? यहाँ पे ये वाला फ्रैक्शन। तो अब इसे तो चेक ही मत करो। ठीक है, अब 4/9 को हम किसके साथ चेक करेंगे? 1/8 के साथ। तो चलो, 8 4 ज़ा 32, 9 1 ज़ा 9। तो अब कौन सा छोटा हुआ? ये वाला फ्रैक्शन हुआ, तो ये भी कैंसिल कर दो। हमें स्मॉलेस्ट निकालना है। 1/8 और 5/36, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 36 1 ज़ा 36, 8 5 ज़ा 40। ओके, तो यहाँ पे कौन सा छोटा हुआ? तो 1/8 ही हुआ। अब 1/8 और 5/72 करो,
72 वन ज़ा 72, 8 5 ज़ा 43। इस बार कौन सा छोटा हुआ? ये लास्ट वाला। सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा होगा? 5/72। चलिए एलसीएम से कर सकते हैं पर वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1000। अब देखो अगर आप 10th में पढ़ाते हो या आपने प्रिपरेशन की हुई है तो आपको पता चलेगा कि एवरी 10, 100, 1000, 10,000 विच आर फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, 2 रेज टू एन इंटू 5 रेज टू एम, जो फ्रैक्शन होता है, जो अरिथमेटिक का प्रिंसिपल है, जो फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में, उसी में से आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे कि 1000 है तो आप उसे 100 इंटू 10 लिख लो, तो 100 का मतलब होता है 25 फोर ज़ा, और 10 का मतलब होता है 5 टू ज़ा। तो ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 5 यानी 5 क्यूब, और 4 2 का स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो कौन से ओनली फैक्टर आए? 2 एंड 5 ही आए। ओके, तो यहाँ पे आंसर हुए कितने फैक्टर होंगे? प्राइम फैक्टर 2 होंगे, 2 और 5। अगर यहाँ पे 10,000 भी देते ना तो भी आंसर यही रहता। ओके, 10, 100, 10,000 कोई भी देते तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आर 2 एंड 5 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ 921.20 एंड 212.85। तो पहले मैं इसका सम कर लेता हूँ कि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। 212.85, 5, 4, 3 और 11। ओके, देन आफ्टर दैट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सम ऑफ, तो इन दोनों का भी हम सम निकाल देते हैं। 976.21, 243 एंड 72, 3, 9, 9, 11 और 12। तो इन दोनों का जो सम था वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 976 वाले में से। तो यहाँ पे हम उसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑब्टेन? 13 में से 5 जाएंगे तो 8, 8 सिर्फ यहाँ पे आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 8 आएगा, तो 88 किस में आ रहा है पीछे? यही होगा। ठीक है, बाकी चेक ही मत करो, चलेगा, इस तरह से ही करो ताकि स्पीड आएगा आप में। ठीक है, तो 85.80। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन अ सर्कल? तो सर्कल में इन्फिनिट लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, इसे याद रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल यू कैन मेक विच ऑफ द फॉलोइंग शेप? ओके, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल से हम बना सकते हैं रेगुलर हेक्सागोन, इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे आंसर होगा रेगुलर हेक्सागोन। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और हमें मैच करना है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से 90 के बीच में होता है। तो ए में कौन सा आंसर होगा? डी। तो फर्स्ट में डी, ए दो ही जगह पे दिया हुआ है, 2 और 3 को कैंसिल कर दो। ऑब्टयूज एंगल 90 और 180 के बीच में होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? 120। तो बी में सी कहाँ पे आएगा? सिर्फ यही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा, फोर्थ। उसके बाद स्ट्रेट एंगल तो वो 180 मेजर होता है, राइट एंगल तो वो 90 होता है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट weight of 1500 coin in 9 kg. What is the weight of 2200 such coin? देखो 1500 कॉइन्स का जो वेट है वो कितना दिया हुआ है? 9 kg। तो 220 का कितना होगा? 2200 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1500, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा 22 3 ज़ा हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 5। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 1 0 13.5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पे आंसर होगा 13.2। पर यहाँ पे देखो ये केजी में था, ऑप्शन में हमें ग्राम भी दिए, तो 13.2 का मतलब होगा 13 kg एंड 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 12, सीमा परचेज अ साड़ी ऑफ 5.1 मीटर लेंथ। उन्होंने एक साड़ी परचेज किया जिसकी लेंथ है 5.1 मीटर। शी हैड अ ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन अ ट्रेसिंग पेपर ऑफ 30 सेंटीमीटर लेंथ। यूजिंग दिस ट्रेसिंग पेपर शी वांट टू ट्रेस वन ऑफ द लेंथ्स ऑफ साड़ी विद दिस डिज़ाइन। तो अपनी साड़ी के ऊपर ये जो 30 सेंटीमीटर का है वो डिज़ाइन लगवाना चाहते हैं, विच शी विल पेंट आफ्टरवर्ड्स। हाउ मैनी टाइम शी विल हैव टू यूज दिस ट्रेसिंग पेपर टू अचीव हर ऑब्जेक्टिव? तो यहाँ पे जो बिगर ऑब्जेक्टिव कौन सा है? 5.1 मीटर। मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, और उसमें जो डिज़ाइन लगानी है वो छोटी है 30 सेंटीमीटर की, तो उससे हम डिवाइड कर लेंगे। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5.1 का मैं अगर पॉइंट हटा दूँ तो नीचे इस तरह से 10 आ जाएगा, मैं यहीं पे कर लेता हूँ कैंसिल। तो 51 डिवाइडेड बाई 3, आंसर कितना होगा? 17। ओके, कितना टाइम हो गया? हाउ मेनी टाइम्स पूछा था, तो 17 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द
टाइम 4 आवर 20 मिनट बिफोर 9:10 AM। तो 9:10 AM से 4 आवर 20 मिनट। तो देखो 8:10 होगा उसके पहले, 7:10 होगा, 6:10 होगा एंड 5:10 होगा। देखो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। ओके, अब उसके पहले 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स यानी कि 5:00 पे यहाँ 10 मिनट्स होंगे एंड 4:50 को एक और 10 मिनट्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4:50 एंड में टाइम आएगा क्योंकि 20 मिनट्स कहा था ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा 4:50 AM। क्वेश्चन नंबर 14। In a pictograph, the number of person reading 1000 newspaper were represented by using a particular symbol। तो देखो यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ में 1000 न्यूज़पेपर को किसी एक सिंबल से दिखाया जा रहा है। बाय हाउ मेनी सच सिंबल विल द पर्सन रीडिंग इन हिंदी न्यूज़पेपर बी रिप्रेजेंटेड इफ द नंबर इज 8500। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1000 न्यूज़पेपर को एक सिंबल से दिखाया गया, तो 8500 न्यूज़पेपर को किससे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली डिवाइड ही करना है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि 1000 से कोई एक सिंबल है तो 8500 पे कितने होंगे। ओके, तो यहाँ पे 8500 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर कितना होगा 8.5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। 1 इंटू 1 1, 11 इंटू 11 1 to 1। देखो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। हमने जो प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज स्टार्ट की है उसमें देखना अच्छे से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो देखो ये कैसे काम करता है कि अगर 1 1 1 4 टाइम है तो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखना है और फिर उसके बाद रिपीट होता है 3 2 और 1 रिवर्स में। देखो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 बार है यहाँ पे। फिर रिपीट कर दो, रिवर्स कर दो 4 और 3 2 और 1। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2। चलिए यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का पार्ट पूरा होता है। अब यहाँ से पेडागोजी का पार्ट शुरू होता है 46 से लेके 60 तक। क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री नंबर स्किल। प्री नंबर स्किल यानी नंबर सिखाने से पहले की कौन सी स्किल है यहाँ पे। तो रिकॉग्नाइजिंग अ सिंबल ऑफ नंबर। तो देखो रिकॉग्नाइज नंबर ऑफ सिंबल वो नंबर स्किल है, प्री नंबर स्किल नहीं है। उसके बाद वो तो सिखाने के बाद उसे सिंबल उसको समझ में आते हैं। तो प्री नंबर स्किल यानी नंबर सीखने से पहले, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड, एबिलिटी टू राइट अ नंबर नेम्स इन वर्ड्स। ओके, तो ये भी जो नंबर सीख लेता है बच्चा उसके बाद में ही सिखाया जाता है, प्री नहीं सिखाया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड, एबिलिटी टू राइट काउंटिंग। तो ये भी एक नंबर स्किल है, ओके, प्री नंबर स्किल नहीं है। बट फोर्थ, एबिलिटी टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, तो ये प्री नंबर स्किल है। तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ। तो देखो और कौन सी प्री नंबर स्किल आप समझ सकते हो। तो देखो क्लासिफिकेशन, ये जो यहाँ पे क्लासीफाई सब्जेक्ट है वो सॉर्टिंग करना या फिर मैचिंग करना, कंपेयर करना छोटा या बड़ा, उस तरह से अरेंज अरेंज करना, लाइन में रखना सारी चीज़ों को, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस करना, ये सारे के सारे प्री नंबर स्किल है, नंबर सिखाने से पहले सिखाए जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कैन बी बेस्ट यूटिलाइज फॉर टीचिंग ऑफ फ्रैक्शन एंड देयर ऑपरेशन टू प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट। देखो प्राइमरी में एनसीएफ 2005 ही कहता है कि जितने हो सके उतने रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा पढ़ाने के लिए, बच्चों को फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए। देखो मैं फोर्थ से स्टार्ट करता हूँ। फ्रैक्शन रिटर्न इन सिंबॉलिक फॉर्म, तो पहले तो उन्हें सिंबॉलिक सिखाना ही नहीं है, आगे भी था यहाँ पे। थर्ड, लाइन सेगमेंट ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो वो भी नहीं करवाना है। ओके, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा, उन्हें एक्सपीरियंस करवाना है। पिक्चर डिपिक्टिंग 1/2 एंड 1/4, ये करवा सकते हैं। ठीक है, पर फर्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, इक्वल साइज सर्कुलर पाई पीसेस। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट यूटिलाइज है, ये दोनों ही सही है वैसे, पर बेस्ट कौन सा होगा, उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाए कि इक्वल साइज सर्कुलर पाई पीसेस उनको दिए जाए, तभी पता चलेगा उनको कॉन्सेप्ट का अच्छे से। तो यहाँ पे आंसर होगा इक्वल साइज सर्कुलर पाई पीसेस। क्वेश्चन नंबर 3। In his class 5th mathematical test, Saroj write down 3.24 is greater than 4.1 and argues that a number with 3 digit is always bigger than the 1 or 2 digit. It's an example of। देखो एक बच्चा है यहाँ पे सरोज करके, वो ये बोल रहा है कि 3.24 से 4.1 जो है वो छोटा है, यानी 3.24 बड़ा है क्योंकि इसमें 3 डिजिट है और उसे यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है, इसलिए ये इस नंबर को 3.24 को बड़ा मानता है। ठीक है, तो ये केयरलेस एरर है नहीं, उसको पता तो चल रहा है यहाँ पे। कॉम्प्रिहेंशन एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, या बोथ केयरलेस या कॉम्प्रिहेंशन एरर है। तो यहाँ पे आंसर होगा कॉन्सेप्चुअल एरर, क्योंकि वो यहाँ पे ये नहीं देख पा रहा, इसके बाद भी 0 आ सकता है। ठीक है, तो वो अब करेगा तो उसे समझ में आ जाएगा।
ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन भी एरर नहीं है, उस बच्चे को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्चुअल एरर है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 मैथमेटाइजेशन रिफर्स टू, कि मैथमेटाइजेशन क्या रिफर करता है? इंटरप्रेटिंग और एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल आइडियाज, तो हाँ वो मैथमेटिकल आइडिया को एक्सप्रेस करता है। सॉल्विंग ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं करता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस की बात करता है। एक्वायरिंग गुड ग्रेड्स इन मैथमेटिक्स, तो नहीं, उसकी भी बात नहीं करता है कि अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है। द स्किल ऑफ सीइंग थिंग्स इन अ मैथमेटिकल वे, तो ये सही है कि उस चीज़ को मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलपिंग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे आंसर होगा ए एन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स वुड हेल्प टू एनहेंस इंटरडिसिप्लिनरी इन मैथमेटिक्स? देखो, इंटरडिसिप्लिनरी मैथमेटिक्स को क्या होता है कि मैथ्स को अदर सब्जेक्ट के साथ उसे जोड़ना, ईवीएस के साथ, एसएस के साथ, हिस्ट्री के साथ, सबके साथ उसे जोड़ना, उसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। तो देखिए इसे देखते हैं, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी की बात की गई। ठीक है, इन सब में कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी होता ही है। ठीक है, पर सबसे ज़्यादा एनहेंस कौन बढ़ावा देता है इसको? तो देखो, प्रोजेक्ट देता है इस चीज़ को। प्रोजेक्ट को हम किस तरह से दे सकते हैं कि नेचुरली वो कंबाइन होता है मैथमेटिक्स, ईवीएस या सोशल साइंस, आर्ट एटसेट्रा। फिर फील्ड ट्रिप, तो फील्ड ट्रिप में भी यहाँ पे ये होता है कि फील्ड ट्रिप में रियल लाइफ जो सिचुएशन होती है, बच्चा वो मैथ्स के साथ कहीं टूर पे गया हो तो वो वगैरह वहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह देखेगा तो उसके साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी एन सी, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Sabha was given a set of rectangle in different orientation. उन्हें rectangle दिया गया है स्टूडेंट को। She observed that all the rectangle opposite sides were respectively equal. Rectangle में opposite side equal होते हैं। She is at what stage of Van Helle's geometrical thinking? तो यहाँ पे देखो, ये जो भी स्टूडेंट है वो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर पा रही है। ठीक है, तो अगर ये मैंने यहाँ पे थियरी यहाँ पे दी हुई है, ये लेवल 1 में आती है एनालिसिस में, कि वो आइडेंटिफाई करती है प्रॉपर्टी फिगर्स वगैरह को। और यहाँ पे अगर वो ऐसा होता कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से कंपेयर करवाता है तो वो सेकंड में आता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन वाले लेवल में आता है, रिलेशनशिप में आता है। हर पेपर में वैन हीले के में से एक क्वेश्चन तो है, इसकी थियरी अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following strategy is most appropriate for a mathematics teacher to enhance creative abilities of student? अभी क्रिएटिव एबिलिटी को एनहेंस करने के लिए यहाँ पे कौन सी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है? इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज डिस्कस इन क्लास। ये क्लास में सिखाया गया उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तो क्रिएटिव नहीं होगा। ठीक है, वो क्लोज एंडेड हो जाएगा, ओपन एंडेड भी नहीं होगा। एनकरेज स्टूडेंट टू सीक द अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी और तरीकों से भी सॉल्व करो, तो ये ओपन एंडेड है। ठीक है, यही आंसर है। एनकरेज स्टूडेंट डू नॉट टू डू मोर एक्सरसाइज ऑन द सेम पैटर्न, बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस देना, ये भी गलत होगा। एनकरेज स्टूडेंट टू फॉलो डिडक्टिव अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, डिडक्टिव प्रॉब्लम यानी एक ही तरीके से करना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी कही थी। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लीस्ट फोकस्ड अपॉन इन मैथमेटिकल असेसमेंट? देखो, लीस्ट फोकस यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे बोला गया तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चे को कॉन्सेप्चुअल तो अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ये तो सही है। प्रोसीजरल फ्लुएंसी ऑफ द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, यही आंसर है। यहाँ पे लिस्ट कहा था इसलिए। एडेप्टिव रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट, एडेप्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि बच्चा जो भी समझा है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं, ठीक, उसे जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। फोर्थ, स्टूडेंट डिस्पोजिशन अबाउट द मैथमेटिक्स, डिस्पोजिशन का मतलब यहाँ पे होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा है मैथ्स को लेकर, उसे इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सही है। पर प्रोसीजुअल फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि बच्चा उस क्वेश्चन को, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, कि उसको अच्छे से स्टेप वाइज लिख रहा है या नहीं, वो प्रॉपर फॉर्मूले का यूज़ कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ पे सही नहीं होगा, उसे कहते हैं प्रोसीजुअल फ्लुएंसी। तो वो एक अल्गोरिदम के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो समझ के हिसाब से चलेगा। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है द appropriate, but procedural fluency is the least appropriate. Question number 9 देखते हैं। Who among the following is associated with the development of concrete material for teaching and learning of mathematical concept for primary school children? He is the best known for developing multi-base arithmetic blocks. तो जो इन्होंने arithmetic blocks बनाए थे उनका नाम था जोल्टन पी डायंस। इनके ऊपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैथ्स पेडागोजी में। ठीक है, तो वो भी अच्छे से कीजिए, मैंने उसकी थियरी भी करवाई हुई है।
क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड एम्फेसाइज अपॉन। तो प्राइमरी लेवल का जो मैथमेटिकल करिकुलम है वो किसके ऊपर ज़्यादा भार देना चाहिए? तो फर्स्ट, एक्सपीरियंसिंग एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्क्रीट लेवल। ठीक है, तो यही आंसर है। पर मैं पहले बाकी को समझा देता हूँ। डेवलपिंग टेक्निकल मैथमेटिकल लैंग्वेज, देखो टेक्निकल हायर में आता है, हायर स्टडी में आता है, प्राइमरी में नहीं आता है। लर्निंग स्पेसिफिकल मैथमेटिकल सिंबल, वो भी आगे जाके आता है, पहली बार यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात करी। परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओनली, तो वो भी सही नहीं होगा, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन ही परफॉर्म करना आना जी। अब एक्सपीरियंस इन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक कॉन्सेप्ट एट कॉन्क्रीट लेवल, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं एडिशन को लेकर समझाता हूँ कि पहले उनको कॉन्क्रीट लेवल पे समझाओ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं 3 एप्पल लिख लेता हूँ और यहाँ पे 2 एप्पल, तो उनको एडिशन ना ऐसे ही नहीं, सिर्फ 2+3 डायरेक्ट ही मत शुरू हो जाओ। ठीक है, ऐसे तो बच्चा यहाँ पे, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है सारे, उससे पहले 3 एप्पल दो, फिर 2 लो, फिर उसे काउंट करने दो, 5 होगा। तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करो। अभी जो पीछे गया ना मल्टी लेवल अरिथमेटिक ब्लॉक वाला, उस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी करो, फिर उनको ये सिखाओ। ठीक है? तो तब होगा एक्सपीरियंस से एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल, पर पहले कॉन्क्रीट लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्क्रीट मतलब रियल लाइफ, जो वो अच्छे बच्चा देख सके, उसे एक्सपीरियंस कर सके उसे। बाद में उसको एडिशन सिखा सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें वो बाद में सीखेगा। यहाँ में आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैथमेटिक्स लेसन प्लान। तो यहाँ पे लेसन प्लान के बारे में बात की गई है, जो टीचर करता है प्लानिंग। इट मेक्स टीचिंग स्टाइल सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज, तो सही बात है। लेसन प्लान हम इसके लिए बताते हैं कि हम पहले से वेल प्रिपेयर होके जाए, ताकि टाइम वेस्ट वगैरह ना हो, तो वो सही है। सेकंड, इट हेल्प टीचर टू लर्न द फोरसी एंड टैकल लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी सही है। हमें पता रहता है कि कौन से टॉपिक समझने में बच्चों को डिफिकल्टी आएगी, ताकि उसको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। लेसन प्लान बनाए तभी वो समझ में आता है, तो वो भी सही है। इट हेल्प इन डेवलपिंग इंसाइट अबाउट द लर्निंग नीड्स ऑफ एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि इसको इस तरह से समझा सकता है कि हम कोई भी चैप्टर, मैं मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, कि कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसका प्रायर नॉलेज चेक करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सिखाना है, तो मुझे पता होना चाहिए पहले उसके 1+1 2 तो आता है ना, उसका प्रायर नॉलेज हमें चेक करना। तो वही चीज़ें है, लर्निंग और एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन का हमें ख्याल होना चाहिए। अब फोर्थ आता है, इट हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप द हैबिट ऑफ अंडरटेकिंग इमीडिएट करेक्टिव मेजर। तो ये गलत है, लिस्ट अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे लिस्ट कहा था कि इमीडिएट करेक्टिव मेजर कब आता है? तब जब हम पढ़ा लेते हैं, उसके बाद असेसमेंट करते हैं, तो असेसमेंट में आता है ये इमीडिएट करेक्टिव मेजर। उसका फीडबैक लेना या रेमेडियल टीचिंग करना, वो पढ़ाने के बाद। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेसन प्लान की बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर होगा फोर्थ, ये लिस्ट अप्रोप्रिएट है, बाकी के 3 सही है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन देखो कि कौन से कैरेक्टरिस्ट नहीं है कंस्ट्रक्टिविस्ट की। टीचर हेल्पिंग टू क्रिएट द कंडीशन अंडर विच चिल्ड्रन डिस्कवर कॉन्सेप्ट, टीचर ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है, यानी कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है कि बच्चा कॉन्सेप्ट को डिस्कवर कर सके, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट में आता है। टीचर यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज विच आर असेंशियल फॉर डेवलपिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, तो ये उसी का लिखा हुआ है, सेम टू सेम ही ऐसी एक्टिविटीज करवाता है कि मैथमेटिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो, तो वो भी सही है। थर्ड, टीचर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन यूजिंग ओनली स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो फॉर्मूले सिखाया जा रहा है, एल्गोरिदम में इस तरह से समझ सकते हो, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट में नहीं आता। यहाँ पे टीचर जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट में एक फैसिलिटेटर का काम करता है। ठीक है, तो यही आंसर होगा फोर्थ, टीचर क्रिएटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, तो ये सही है। तो यहाँ पे कहा था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो थर्ड आंसर आएगा। Question number 13. A child in a mathematics class says that Sachin Tendulkar's jersey number is 10. Then, yesterday, I went to my uncle's house in bus number is 234. And which aspect of the number child is referring to? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं। देखो, कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है? कार्डिनल का मतलब होता है हाउ मैनी, कितनी क्वांटिटी है। हाउ मैनी, यहाँ पे अगर 10 केले रख दिए, तो वो 10 केले, जो 10 बनाना जो है, वो कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। ठीक है। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब होता है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग की। जैसे कि यहाँ पे है कि सचिन तेंदुलकर की जर्सी कितनी है? 10 नंबर की। इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर की 10 जर्सी है। ठीक है। उसका मतलब यहाँ पे जो बस नंबर है वो 234 है। इसका मतलब ये नहीं कि 234 बसेस वहाँ पे खड़ी है, वो बस का नंबर है। तो ये नॉमिनल का मतलब होता है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है? कोई पोजीशन और रैंक, कि 30 बच्चों को लाइन से खड़ा कर दो और बोलो कि 5th नंबर पे ये है, या लास्ट से 5th नंबर पे ये है,
तो पोजीशन और रैंक बताता है ये ऑर्डिनल। और उसके बाद आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो एक्चुअल मैथमेटिक्स नंबर होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर, न्यूमेरिक वैल्यू की बात हो रही है, नंबर जो वैल्यू में हम लिखते हैं उसे। ठीक है, ये कार्डिनल, नॉमिनल और ऑर्डिनल वाले क्वेश्चन आई थिंक 3 या 4 पेपर जो पहले करवाए थे 29 दिसंबर वाले या उस तरह से 9 जनवरी के, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर होगा, सॉरी, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन स्टेटमेंट ए, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन 1 और रीजन 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट, अ स्टूडेंट इज अनेबल टू ऐड 49 एंड 89। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट है, उसका रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है, स्टूडेंट इज नॉट कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। तो वो सही है, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट वैल्यू का प्लेस कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो वो एडिशन नहीं कर पा रहा है, तो रीजन करेक्ट है। सेकंड, स्टूडेंट फाइंड डिफिकल्टी टू ऑपरेशनलाइज द स्टेप ऑफ रीग्रुपिंग। तो ये भी सही है। देखो रीग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, 9 + 9 क्या होगा 18, और उसके बाद वो 1 कैरी करेगा, तो ये जो कैरी करने का प्रोसेस है ना उसको कहते हैं रीग्रुपिंग। ठीक है, तो दोनों ही रीजन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 15, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन। पर्टिकुलर एम्फेसिस किस पे ऊपर करती है, किस पे ऊपर ज़्यादा भार देती है, तो डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं, प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट तो ये भी नहीं, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन तो ये भी नहीं है यहाँ पे, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच चाइल्ड, बच्चे का क्रिएटिव पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ाने की बात करते हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा पेपर फिनिश होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए